3 सितंबर 1965। देश में हालात बिल्कुल नाजुक थे क्योंकि कश्मीर किसी भी वक्त पाकिस्तान के कब्जे पे जा सकता था। दरअसल पाकिस्तानी सेना जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले अखनूर इलाके की तरफ बेलगाम आगे बढ़ती जा रही थी। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग में विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह, आर्मी चीफ JN चौधरी, एयरफोर्स चीफ प्रताप चंद्र लाल और नेवी चीफ SM नंदा सब शामिल थे। मीटिंग शुरू होते ही शास्त्री जी पाकिस्तान को रोकने की नहीं बल्कि ठोकने के विकल्प पूछते हैं। शास्त्री जी का गुस्सा देख आर्मी चीफ चौधरी भी तुरंत कहते हैं, सर हम सीधा लाहौर पे ही कब्जा कर लेते हैं। उस समय लाहौर पाकिस्तान का सबसे सुरक्षित शहर था और बॉर्डर से करीब 50 किलोमीटर दूर भी। पाकिस्तान में इतना अंदर घुसना मतलब फुल स्केल वॉर। ये सुन एक पल के लिए सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है और सब सोचने लगते हैं कि ये तो मुमकिन ही नहीं है। बस तभी शास्त्री जी सबकी उम्मीदों को तोड़ते हुए आर्मी चीफ चौधरी को तुरंत इस प्लान को अंजाम तक ले जाने का ऑर्डर दे देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कैसे भारतीय सेना के होते हुए पाकिस्तान कश्मीर पे कब्जा करने के इतने करीब पहुंच पाया था। फिर हम जानेंगे कैसे हमारी सेना बदला लेने के लिए सीधा लाहौर पे ही लगभग कब्जा कर लेगी। ये वीडियो इंडियन आर्मी के एक काफी दबंग ऑपरेशन पे बेस्ड है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। अनअकैडमी लाया है यूपीएससी में अब तक का सबसे बड़ा ऑफर। प्रीलिम्स 2026 की तैयारी सिर्फ 17,999 में और साथ ही मिलेगा 12 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स और बेस्ट कंटेंट के साथ। ये है अब तक का लोएस्ट एवर प्राइस जो दोबारा कभी नहीं आएगा। तो देर किस बात की, आज ही एनरोल करें। IAS बनने का पहला कदम आज से ही शुरू करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एनरोल नाउ। लाहौर पे कब्जा करने से पहले ये जानते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। देखो, ये तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए 2025 में ही नहीं बल्कि आजादी के वक्त से ही सिरदर्द रहा है। साल था 1962 और भारत चीन के बीच युद्ध बस खत्म ही हुआ था। इस युद्ध में हमारे काफी रिसोर्सेज खर्च हुए थे, इसलिए पाकिस्तान को लगा कि हमारी सेना काफी कमजोर हो चुकी है। इसी भ्रम के चलते पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति अयूब खान ने सोचा कि ये कश्मीर को हथियाने का सबसे अच्छा मौका है। इसी सोच के साथ पाकिस्तान सबसे पहले ऑपरेशन डेजर्ट हाक शुरू करता है। 24 अप्रैल 1965 को इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी रेंजर्स भारत के रण और कच्छ क्षेत्र में घुसकर करीब 12 किलोमीटर इलाके पे कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद पाकिस्तान अपनी रेगुलर आर्मी की बटालियनों को भी भेज देता है। इधर भारत जवाबी कार्रवाई में पहले BSF को भेजता है, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी और भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो भारतीय सेना को मैदान में उतरना पड़ता है। इसके बाद कुछ जगहों पे भीषण मुठभेड़ होती है। पाकिस्तान हमेशा की तरह हमारी सेना का जवाब नहीं दे पाती और कुछ ही हफ्तों बाद पीछे हट जाती है। कुछ महीनों तक शांति रहती है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से कहां बाज आने वाला था। अब अयूब खान एक और नया तरीका अपनाता है। वो जुलाई 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू करवाता है। इस ऑपरेशन के तहत कश्मीर में कारगिल इलाके से लेके छंब इलाके तक करीब 30,000 पाकिस्तानियों की घुसपैठ करवाई जाएगी। इनका उद्देश्य था कि कश्मीर में हिंसक दंगे भड़काएं और फिर पीछे से पाकिस्तान आर्मी हमला करके कश्मीर पे कब्जा कर ले। आने वाले कुछ हफ्तों में छोटी छोटी टुकड़ियों में बहुत सारे घुसपैठी कश्मीर पहुंच जाते हैं। ये 8 अगस्त 1965 को श्रीनगर में पीर दस्तगीर बाबा की रैली में घुसकर माहौल को भड़काने वाले थे। इसके बाद ये जम्मू और कारगिल से श्रीनगर जाने वाले हाईवे को ब्लॉक करने वाले थे ताकि ये आसानी से श्रीनगर पे कब्जा कर सके। पर एक बार फिर से अयूब खान की योजना बुरी तरह नाकाम हो जाती है क्योंकि कश्मीरियों ने इन घुसपैठियों को पहचान कर इनकी जानकारी भारतीय सेना को दे दी थी। अब भारतीय सेना कश्मीर का चप्पा चप्पा खंगाल के इन्हें पकड़ती है और उधर अयूब खान को एक बार फिर भारतीय सेना से मुंह की खानी पड़ती है। अब अयूब खान 2 बार नाकाम हो चुका था और उसका घमंड उसे ये बात हजम नहीं होने दे रहा था। बस घमंड की इसी आग में वो एक और ऑपरेशन शुरू करता है, लेकिन इस बार बात सिर्फ पाकिस्तान को विफल करने तक सीमित नहीं रहती है और ये ऑपरेशन पाकिस्तान का सर शर्म से झुकाने का कारण बनता है। अयूब खान 1 सितंबर 1965 को ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू करवाता है। इस बार इनका प्लान एकदम स्पष्ट था। ये छंब जौरिया सेक्टर में डायरेक्ट हमला कर अखनूर पर कब्जा करना चाहते थे। दरअसल उस समय भारत को कश्मीर से अखनूर ही जोड़ता था।
और यहाँ कब्जा करके ये कश्मीर को भारत से काट सकते थे। ऐसा होते ही कश्मीर में हमारी फौज को बैकअप और राशन नहीं मिलता और पाकिस्तान को बिना फुल स्केल वॉर के कश्मीर मिल जाता। इस बार हालत ज्यादा गंभीर थी क्योंकि ऑपरेशन के शुरुआती दौर में पाकिस्तान को काफी सफलता मिलती है। पाकिस्तान छम पे कब्जा कर लेते और ये अखनूर से सिर्फ 20 किलोमीटर ही दूर था। पाकिस्तान पूरी तैयारी में था, इसलिए बड़ी मात्रा में टैक्स और आर्टिलरी के साथ लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब अगले दिन यानी 2 सितंबर को पाकिस्तान ने छम के बाद जौरिया को भी कब्जे में ले लिया था और अखनूर सिर्फ 12 किलोमीटर दूर था। इधर पाकिस्तान को लग रहा था इस बार उन्होंने भारतीय सेना को मात दे दी है और कश्मीर को अब कोई नहीं बचा सकता। बस इन सब में आती है 3 सितंबर और पाकिस्तान का ये उल्टा सूरज अस्त होने वाला था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग शुरू होते ही वो अपना उद्देश्य साफ कर देते हैं कि पाकिस्तान पिछले 6 महीनों में 3 बार तंग कर चुका है। इस बार इनका ऐसा इलाज करना है कि ये कश्मीर पे कब्जा करना तो दूर, घुसपैठ करने की भी ना सोच पाए। बस प्रधानमंत्री का ऐसा रवैया देख हमारी फौज कहां रुकने वाली थी। आर्मी चीफ JN चौधरी तुरंत कहते हैं, सर हमें लाहौर पे कब्जा कर लेना चाहिए। लाहौर पाकिस्तान का ऐसा शहर है जिसका इतिहास इतना गहरा है कि इसी के कारण पाकिस्तान के पास अपनी हिस्ट्री बुक्स में भरने के लिए कुछ है। ऐसा शहर जो साइज में तो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर था और इकोनॉमी के मामले में पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल था। साफ शब्दों में कहें तो पाकिस्तान के झुके हुए सर का ताज लाहौर ही था। ऐसे में लाहौर में पाकिस्तान की सुरक्षा सबसे कड़ी थी। लेकिन दबंग शास्त्री जी को कहां फर्क पड़ता था। वो जनरल चौधरी के मुंह से लाहौर शब्द सुनते ही इस ऑपरेशन के लिए राजी हो जाते हैं और इसे नाम दिया जाता है ऑपरेशन रिडल। उधर पाकिस्तानी सेना अखनूर पे कब्जा करने के सपने देख रही थी, पर उसे क्या पता था भारतीय सेना तो उनकी शान यानी लाहौर पे कब्जा करने चली है। रातों रात भारतीय सेना पूरी प्लानिंग कर लेती है और इस ऑपरेशन के लिए 15 इन्फेंट्री डिवीजन, 7 इन्फेंट्री डिवीजन और 4 माउंटेन डिवीजन को चुना जाता है। भारतीय सेना की एक डिवीजन में अलग अलग रेजिमेंट से करीब 15,000 से 20,000 के बीच सैनिक रहते हैं और इसे एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी संभालता है। तो ऑपरेशन कुछ इस तरह से प्लान किया जाता है। 15 इन्फेंट्री डिवीजन को अमृतसर से सीधा लाहौर की तरफ आगे बढ़ना था। 7 इन्फेंट्री डिवीजन को पंजाब के फिरोजपुर जिले में पड़ने वाली हालदा जगह से पाकिस्तान के बारकी पे कब्जा करना था। दरअसल बारकी लाहौर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर था और लाहौर के लिए बैकअप यहीं से जा सकता था। इनके अलावा 4 माउंटेन डिवीजन का पंजाब के खेमरन से पाकिस्तान के कसूर इलाके पे कब्जा करना था। कसूर में पाकिस्तानी टैंकों का सबसे बड़ा दस्ता था और ये लाहौर से करीब 2 घंटे ही दूर था, तो यहाँ कब्जा करना जरूरी था। अब प्लान पूरी तरह तैयार था और लाहौर को घेरने की सारी तैयारी शुरू हो चुकी थी। 6 सितंबर 1965 सुबह 3:30 बजे 15 इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल निरंजन प्रसाद अमृतसर से हमला शुरू करवाते हैं। हमारी सेना ने सारी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा होता है जिसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। दरअसल लाहौर से करीब 10 किलोमीटर पहले करीब 60 फीट लंबी एक छोगिल कनाल पड़ती है। ये तो भारतीय सेना जानती थी और इसके लिए टायर ट्यूब और नाव दोनों का इंतजाम कर रखा था। लेकिन कनाल के उस तरफ पाकिस्तानी सेना मशीन गन और तोपों के साथ पहले से इंतजार कर रही थी। इसी कारण सेना को थोड़ा पहले रुककर रात होने का इंतजार करना पड़ता है। रात होते ही हमारे फौजी कनाल पार करते हैं। उस तरफ पहुंचते ही ग्रेनेड और संगीन की मदद से हमारे फौजियों ने सुबह होने से पहले ही पाकिस्तानियों को हमेशा के लिए सुला दिया था। इसके बाद 7 तारीख की सुबह हमारे फौजी डोगराई की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो लाहौर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। अगर भारतीय सेना इस पर भी कब्जा कर लेती तो पाकिस्तान पूरी तरह बैकफुट पर आ जाता। लेकिन बदकिस्मती से दोपहर तक सेना का ज्यादातर गोला बारूद खत्म हो चुका था और सामने से पाकिस्तान ने जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी थी। अब हमारे जवानों के पास बैकअप के लिए ना तो एंटी टैंक मिसाइल्स और ना ही गोला बारूद बचा था। उन्हें थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। पाकिस्तान को लगा उन्होंने भारतीय सेना को बैकफुट पर कर दिया है, लेकिन उनको अभी भारत की चाल समझ ही नहीं आई थी। जब सबका ध्यान इस तरफ था, वहीं 7 इन्फेंट्री डिवीजन पंजाब के खालड़ा से निकल चुकी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के बारकी गांव पर अटैक कर देते हैं। ये इस तरफ से लाहौर के लिए पहला डिफेंसिव पोस्ट था जब हमारी सेना के कब्जे में आ जाता है। अब प्लान ये था कि यहाँ से अब डोगराई की तरफ आगे बढ़ा जाएगा और वहाँ 15 इन्फेंट्री भी ज्वाइन कर लेगी। फिर बड़ी संख्या में लाहौर पे हमला किया जाएगा। इधर पाकिस्तान पूरी तरह घबरा चुका था। वो सोचता है जैसे भारत ने अखनूर से ध्यान हटाने के लिए लाहौर पे हमला किया,
वैसे ही हम भी ध्यान भटकाने के लिए खेमरन से होते हुए अमृतसर पे हमला कर देते हैं। पाकिस्तान खेमरन की ओर हमला करने के लिए जाता है, मगर उसे क्या पता था वहां तो पहले से 4 माउंटेन डिवीजन के 18 राजपूत राइफल्स, 1/9 गोरखा राइफल्स, 9 जाट राइफल्स और 4 ग्रेनेडियर्स पहले से इंतजार कर रही थी। यहाँ तक कि हमारी सेना ने तो यहाँ जमीन को भी पानी की मदद से दलदल बना रखा था। पाकिस्तान जिन टैंक्स के दम पे आगे बढ़ना चाहता था वो तो आगे बढ़ते ही धंस चुके थे। कई जगहों पर माइंस भी बिछाई गई थी और हमारे फौजियों ने जमीन से जो मोर्चा खोला उसकी तो बात ही अलग थी। 4 ग्रेनेडर्स के अब्दुल हमीद ने तो आरसीएल यानी रिकॉइल लेस गन से पाकिस्तान के कई टैंक तबाह कर दिए थे। बस आखिरी टैंक पर निशाना चूकने से वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनके इसी शौर्य के कारण उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। अब पाकिस्तान पूरी तरह फंस चुका था। 10 सितंबर तक हालात भारत के पक्ष में थे और पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। अब 17 दिन तक ये युद्ध चलता है और भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह पछाड़ दिया था। हमारी सेना कई बार लाहौर के करीब पहुंची, लेकिन इस समय तक पाकिस्तान ने सारा जोर लाहौर को बचाने में ही लगा दिया था। इसके अलावा अब यूएन भी दखल अंदाजी शुरू कर देता है, इसलिए सीज फायर का ऐलान हो जाता है। लाहौर पे कब्जा तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान का कश्मीर पे कब्जा करने का सपना दूर दूर तक अधूरा रह जाता है। असल में भारत कभी लाहौर पे कब्जा चाहता ही नहीं था, वो बस पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना चाहता था। ये जो पाकिस्तान आज पहलगाम जैसे कायर आतंकी हमले करवाते हैं, इसे भूलना नहीं चाहिए। जब भारत अपनी पे आती है तो लाहौर तक पहुंच जाती है। वो तो फिर भी 1965 था, अब तो 2025 है। कहीं इस बार इस्लामाबाद तक ही ना पहुंच जाए। इस वीडियो पे इतने कमेंट करो कि ये जो पाकिस्तानी हमारी सेना के ऑपरेशंस को फेक बोलते हैं, इनके कमेंट्स कहीं कोने में दब जाएं। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।